हेलो एवरीवन। आज 7 जनवरी के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज के महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे। आज इस अंक में हम लोगों ने 5 न्यूज़ आर्टिकल को कवर किया है, जिसमें से पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो प्रगति एड 50, जो देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ी हुई जो पहल है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, उनके क्रियान्वयन में होने वाली देरी को कम करने के लिए और सरकार के प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पे, केंद्र सरकार से लेकर निचले स्तर तक, तो उससे जुड़ा हुआ ये न्यूज है जो कि प्रोजेक्ट गवर्नेंस के बारे में बात करता है। तो न्यूज आर्टिकल इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और गवर्नेंस के दृष्टिकोण से भी है। उसके बाद 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था से संबंधित, अवसंरचना क्षेत्र के विकास से संबंधित जो सरकार की नीतियां हैं, कौन कौन से हम मॉडल अपनाते हैं, इसमें इसके बारे में बातचीत होगी। दरअसल अभी बजट का शुभारंभ होने जा रहा है, बजट की घोषणा की जा रही है 2025-26 के वर्ष के लिए। तो उसी के अंतर्गत ये सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन की बात की जा रही है। उसका किफायती आवास, एफोर्डेबल हाउसिंग नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसके बारे में बातचीत करेगा, विभिन्न पहलुओं की कि किफायती आवास की उपलब्धता कितनी है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं और नीति आयोग की कुछ इस रिपोर्ट में सिफारिश वगैरह है और क्या सरकार की पहले हैं इसके बारे में। तो ये व्यापक पहलुओं पे बातचीत करता है, उसके बारे में हम लोग इस पे जानेंगे। उसके बाद सितंबर 2025 के अंत तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए पर आरबीआई रिपोर्ट है। ये हमने पहले भी देखा है न्यूज़ टुडे के अंक में, विभिन्न न्यूज़ आर्टिकल्स में, कि ग्रॉस एनपीए जो है हमारा घटा है हमारा पिछले कुछ दशकों में, और इस वर्ष के अंत में पिछला जो वर्ष गया 2025 का, उसमें वो लोएस्ट पॉइंट पे था। तो उसके संदर्भ में ये रिपोर्ट है, एनपीए के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है एनपीए। तो इसी यही सब बातें इस आर्टिकल में विभिन्न पहलुओं पे बात करेगा एनपीए से जुड़े हुए। अंत में पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित, आर्कटिक में बर्फ के पिघलने से जलवायु संबंधी चिंताएं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं और इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं कि आर्कटिक में जो बड़े पैमाने पे बर्फ का पिघलना नोट किया गया है, डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह से ये बातचीत करेगा न्यूज आर्टिकल। इसके साथ साथ संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जिसमें कि प्रमुख संस्थान के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो, स्टार लेबलिंग सिस्टम, डस्ट एक्सपेरिमेंट, रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी और हाइड्रो क्रैकिंग प्रौद्योगिकी के साथ साथ अन्य शॉर्ट न्यूज है। अंत में सुर्खियों में रहा एक स्थल वेनेजुएला, जो आजकल चर्चा में है ही अमेरिका के हमले के कारण। तो हम लोग इस प्रकार से न्यूज टुडे का आज का अंक इस प्रकार से इन चीजों को कवर करेगा। तो हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से प्रारंभ करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल वही प्रगति एट द रेट 50, भारत का प्रोजेक्ट गवर्नेंस। जीएस पेपर 3 से तो डायरेक्ट जुड़ा ही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित, जैसे कि रेलवे प्रोजेक्ट, रोड्स प्रोजेक्ट और अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके क्रियान्वयन से संबंधित, उनकी क्रियान्वयन में अस्पष्टता हो, समयबद्ध तरीके से उन्हें पूर्ण कर लिया जाए, पारदर्शिता हो। तो यही है, स्पष्ट नेतृत्व, सख्त निगरानी से वर्षों से अटकी परियोजनाएं बनी हकीकत। इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले प्रगति जो है इसका फुल फॉर्म ही समझ लेंगे, ये भी कहीं पूछा जा सकता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो क्रियान्वयन के स्तर पे, क्रियान्वयन के लिए जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं उसमें तेजी लाना है, उसमें स्पष्टता लाना है, उसमें सटीकता लानी है, जिससे कि जो वर्षों से जो परियोजनाएं अटकी हुई है, या भारत में एक आम अवधारणा हो गई कि सरकारी परियोजना है तो इसमें विलंब होगा ही होगा, ये इसे बनने में वर्षों लगेंगे ही लगेंगे। जबकि अन्य विश्व के अन्य राष्ट्रों में जिन्होंने अपने समय में अच्छा विकास किया है, वहां ऐसा नहीं है। और भारत को अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना है तो
इस गति से विकास और इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए एक नई प्रक्रिया को जन्म देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि राष्ट्र स्तर पे सरकारों के विभिन्न स्तरों पे, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, सबके समन्वय की भी जहां आवश्यकता होती है, तो वहां भी इसमें वो भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है, एक व्यापक उद्देश्य को लेकर चला गया है, जिसका कि लाभ जो है गवर्नेंस के स्तर पे, दूसरा अर्थव्यवस्था के स्तर पे देश को पहुंचाया जा सके। तो ये परियोजना जो है 2015 में शुरू की गई थी और अभी चर्चा में इसलिए है कि इसी की बैठक जो है, रिव्यू बैठक हुई, क्या 50वीं बैठक आयोजित की गई। तो मतलब कुल मिलाकर के समन्वय के लिए जो है ना, सारे गवर्नेंस के विभिन्न स्तरों को एक साथ बैठकर बातचीत किया जाता है और उसमें हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। मतलब समीक्षा से समाधान की तरफ ले जाने का प्रयास है कहीं ना कहीं प्रगति, और जो कि प्रगति एट द रेट 50 हो गया, मतलब 50वीं बैठक वो पूर्ण कर चुका है। तो यही है कि ये प्लेटफॉर्म प्रशासनिक प्रक्रिया में जवाबदेही, इन सब के बावजूद जो हमने बताया, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया में जो गवर्नेंस का मॉडल है उसमें जवाबदेही लाएगा, पारदर्शिता लाएगा, समय पर निर्णय लेने की क्षमता को एकीकृत किया जाएगा, जिससे कि समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। चलिए इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं थोड़ा। परिचय क्या है कि बहुउद्देशीय और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। जाहिर सी बात है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, जो सरकारी परियोजनाएं, सिंपल ये बोला गया है, बड़ी परियोजनाएं हैं, महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश के लिए, चाहे रोड हो सकते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो सकता है, चाहे वो पोर्ट हो सकता है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए बहुउद्देशीय होंगी, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म होगा और ये सरकार के सभी स्तरों तक, ये भी नोट करने वाली बात, सभी स्तरों तक व्यापक व तकनीक सक्षम, टेक्नोलॉजी के आधार पे जो समन्वय के लिए काम करेगा, टेक्नोलॉजी के आधार पे, जिससे कि जुड़ाव अधिक होगा और अलग अलग जो काम करने की जो प्रक्रिया है कि केंद्र सरकार अलग दिशा में काम करे, राज्य सरकारें अलग दिशा में काम करे, राज्य सरकार के केंद्र सरकार के अंदर विभिन्न विभाग अलग अलग दिशा में काम करे, जिससे कि डुप्लीकेसी हो रहा है और विलंब बढ़ रहा है। तो ये टीम इंडिया की भावना को भी पैदा करेगा इस प्रकार, मतलब सबको मिलकर एक साथ किसी भी स्थान विशेष में जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करने पे उसका जोर रहेगा, जिससे कि समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो ये जो गवर्नेंस का मॉडल है कैसा होगा, सॉल्यूशन बेस्ड होगा। इसमें अवरोध को कम किया जाएगा और सबको एक साथ लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ये समीक्षा बैठकें की जाती है और इसकी अध्यक्षता स्वयं कौन करेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। और इस बैठक में क्या, सब लोग, तो समन्वय कैसे होगा, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ प्रत्यक्ष संवाद होगा, मतलब सभी के अधिकारी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होंगे। प्रमुख शासन उपकरणों की मेजबानी, अब ये क्या है कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो पोर्टल हैं, हमने सुना है पहले, पीएम गति शक्ति और परिवेश पोर्टल और पीएम रेफरेंस पोर्टल, जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल होते हैं, जिससे क्या है ये सारा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के जो कार्य है इनको जो है रिव्यू किया जाता है, इनका यूज, इस टूल का यूज किया जाता है कि विशेष प्रकार, मतलब विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं वो किस स्तर पे पहुंची है, उनका उनका स्टेटस क्या है, वर्तमान स्टेटस। वैश्विक मान्यता, तो वैश्विक मान्यता क्या, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद बिजनेस स्कूल के एक बाहरी अध्ययन ने प्रगति को एक वैश्विक बेंचमार्क और वास्तविक समय में परियोजना निगरानी के लिए सत्य का एकल स्रोत, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ माना। तो बेसिकली इसमें यही बोला जा रहा है कि जो संस्था है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थिंक टैंक, आप समझ सकते हो, सैद बिजनेस स्कूल, या ये बिजनेस स्कूल जो है जो शोध कर रही है, मतलब इस पे अध्ययन के बाद ये पता लगा है कि ये वैश्विक बेंचमार्क है और अच्छा व्यापक जो है प्रभाव है इसका और अच्छा काम किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है हम लोग देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहला कि उन प्रमुख कल्याणकारी परियोजनाओं के परिणामों में सुधार करना जिनका प्रदर्शन निम्न स्तर का है। तो सबसे पहले जो कम जो है परिणाम उस तरह के संतोषजनक नहीं दे रहे हैं। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों में क्या नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना। तो हमने अभी दो बातें की थी यहाँ पे, हमने क्या किया था, समयबद्ध तरीके से प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना, समयबद्ध तरीके से। दूसरा क्या कहा था हमने हमने क्या क्या था, जवाबदेहिता हमने बताई थी। और इसके लिए समन्वय बताया था, यही इसमें जोड़ सकते हैं, समन्वय
बताया था। यहाँ पे सब जो है नागरिक केंद्रित होगा। ये क्या होगा? नागरिक केंद्रित, नागरिक केंद्रित, ठीक है, नागरिक केंद्रित। क्योंकि नागरिक को बिना शामिल किए हुए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं जो है ना गवर्नेंस की कमी होगा। तो इसमें क्या, नागरिक, आम नागरिक की शिकायतों को भी लिया जाएगा। तो इसलिए शिकायतों का समाधान करना आवश्यक है, क्योंकि जो अड़चने आ रही हैं उनके इसमें इम्प्लीमेंटेशन में, उसके बाद बाधाओं का सामना कर रही महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना। तो कुल मिलाकर क्या है, सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से, जो अटकी पड़ी हुई है, जो पुरानी है, जो रिजल्ट सही नहीं दे रही है, सबको समय पे खत्म करना। क्या है, प्रगति द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी भूमिका। अब उपलब्धि, इसकी उपलब्धि क्या है? सबसे पहले अगर मिलकर समन्वय हमने बोल दिया तो सहकारी संघवाद का ये सबसे बड़ा सर्वोत्तम उदाहरण होगा कि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें भी सब मिलकर काम करेंगे। और मिलकर किस चीज के लिए काम करेंगे? टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए। उससे क्या होगा? देश का फायदा होगा, उस राज्य का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। तो यही सहकारी संघवाद का जो है ना मूल लक्ष्य यही है। एक टीम के रूप में काम करेंगे और बेसिकली वही सॉल्यूशन देना, ये अप्रोच है। मतलब ये मीटिंग का अप्रोच यही है कि मिलकर काम करने का मतलब क्या, सिर्फ समस्या को गिनाना वहां पे नहीं, बल्कि वहां समाधान ढूंढना मिलकर, टीम एफर्ट के द्वारा। तो वही है कि इसकी शुरुआत से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने लगभग 500 सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों ने प्रगति बैठकों में भाग लिया। ये जो बैठक हो रही है, प्रगति बैठक बोला, डेवलपमेंट जो बैठक है। उसका परियोजना समाधान का उच्च दर, परियोजना समाधान का मतलब सॉल्यूशन ढूंढने का काफी अधिक है। जैसे लगभग 54% समस्याओं का समाधान किया गया इन विभिन्न परियोजनाओं में, जो पहचानी गया। और इसके परिणाम स्वरूप कार्यान्वयन में विलंब, लागत में वृद्धि और समन्वय में विफलता कमी आई है। लंबे समय से लंबित परियोजनाओं की गति देना, ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बड़ा सुनकर आश्चर्य भी होगा। इसमें दो परियोजनाएं मैं बताऊंगा। इसमें एक परियोजना है जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये हमने सुना होगा, अभी उद्घाटन कुछ समय पहले किया गया उसे, 2025 में ही। ये परियोजना शुरू कब हुई थी? 1994 में। ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य और उसके साथ साथ हास्यास्पद भी लगता है कि कितना ज्यादा विलंब हुआ इस पे। तो ये स्वीकृत, ये जो परियोजना 1994 में की गई थी और कमीशन कब किया गया? 2025 में। तो इस प्रकार की परियोजनाओं को डिले होने से बचाना, तो ये बड़ी उपलब्धि है। उसका नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बना बोगीबील रेल सह सड़क पुल योजना, ये सब पुरानी योजनाएं हैं जिनकी बात की गई थी, जिनका विचार आया था, लेकिन वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी। तो ये कुछ उदाहरण भी है यहाँ पे। तो हम लोग मेन आंसर राइटिंग के लिए ये सब हमारे लिए सामग्री हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए, ये तो चीजें हो गई प्रगति के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था के विकास में। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो या तो उद्देश्य से प्रश्न पूछा जा सकता है, या जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो प्रगति का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो लंबित परियोजना की निगरानी और समयबद्ध कार्यान्वयन, ये सीधा सीधा है। और या तो एक साथ भी जंबल करके दिया जा सकता है, इस प्रकार से स्टेटमेंट बना के, प्रगति प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। ये क्या है? ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा, सही है। ये या केवल केंद्र सरकार की योजनाओं को, केवल केंद्र सरकार, तो ये गलत हो गया। इसमें तकनीक आधारित रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, जो सबसे पहले यही उद्देश्य ही है। तो 1 और 3 इस तरह से मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर फिर से अवसंरचना से संबंधित है कि 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन की बात की गई है। अभी बजट की घोषणा की गई है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है, जिसमें कि व्यापक स्तर पे परियोजना के विकास की बात कही गई है। इसमें हुआ ये है कि वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पे जो परियोजनाएं हैं जिनका विकास किया जाएगा, उसकी बात की गई है। हाँ, परियोजना पाइपलाइन की बात, ठीक है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पे, जो वहां पे सरकार भी है और निजी पार्टी जो है, प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है ना, अपने पूंजी का और जो
अपना योगदान देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, उसके रखरखाव में उसकी भूमिका होती है। तो ये नया मॉडल है जिसमें सरकार सिर्फ़ अपना पूँजी या एक्सपर्टीज़, विशेषज्ञता खर्च नहीं करती, बल्कि प्राइवेट पार्टी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए डिफरेंट मॉडल्स हैं। इसके लिए इसीलिए पेपर 3 में हमारे इकोनॉमिक्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल स्पेशली यूपीएससी ने लिखा है। तो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अवसंरचना का विकास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे रेलवे का विकास, जैसे रोड्स का विकास, जैसे एयरपोर्ट्स का विकास, पोर्ट का विकास और इस तरह से अन्य अवसंरचनाएँ, पावर आप सेक्टर में ले सकते हो। तो ये जो है परियोजनाओं का विकास के लिए पीपीपी मॉडल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहीं पे बात किया गया है कि पाइपलाइन निवेशकों में यहाँ पे यह पाइपलाइन निवेशकों, विकासकर्ताओं मतलब जो डेवलपर होंगे, अन्य हितधारकों को संभावित पीपीपी परियोजनाओं की शुरुआती जानकारी प्रदान करेगी। ये जो पाइपलाइन है और इससे वो योजना निर्माण और निवेश संबंधी बेहतर निर्णय ले सकें। तो बेसिकली ये क्या है, एक सहायता करेगा कि आप कैसे आके इसमें सहयोग कर सकते हैं, इस व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। और इस पाइपलाइन में अवसंरचना के विकास में कितना पैसा लगाया जाएगा? 17 लाख करोड़ से, जो कि विभिन्न क्षेत्रकों में होगा, 17 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की 852 परियोजनाएं शामिल की गई है। तो ये व्यापक प्रभाव होगा देश की अर्थव्यवस्था पे, जिसमें कि व्यापक स्तर पे जो है ना देश में जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान है अगले 3 वर्षों में। ठीक है, चलिए और इसका विस्तार से हम लोग अभी बजट आ जाएगा तो उसमें बातचीत करेंगे। क्या है सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे में? तो बारे में यही है कि डिफरेंट मॉडल हैं। डिफरेंट मॉडल के तहत जो है ना सरकार और निजी पार्टी साथ में आती है। तो एक-एक करके हम लोग देखेंगे। क्या है सबसे पहले तो यही बात यहाँ पे की गई कि सार्वजनिक अवसंरचना सेवाओं के प्रावधान के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की एक संस्था के बीच एक दीर्घकालिक संविदात्मक व्यवस्था होती है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच में। एक डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदुओं पे कॉन्ट्रैक्ट कर ली जाती है कि आपकी क्या भूमिका होगी, हमारी क्या भूमिका होगी, फिर जो उससे होने वाला जो लाभ है, वो कैसे उसका बँटवारा होगा या आपका जो मेहनताना है, मतलब प्राइवेट पार्टी तो लाभ के लिए आएँगी और सरकार जो है कल्याण प्लस लाभ, मतलब कल्याण विकास प्लस लाभ भी हो सकता है उसमें। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो मॉडल है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बीओटी, इसको अंग्रेजी में ही ध्यान में रखेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है कि निजी संस्था एक निश्चित अवधि के लिए, मान लिया जाए 5 वर्ष, आप मान लो 5 वर्ष के लिए उस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए रोड प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को निश्चित अवधि के लिए उसके पास रहेगा और क्या वो करेगी, वो वित्त पोषण करेगी, डिजाइन करेगी, निर्माण करेगी और संचालन ऑपरेट भी करेगी और उसके बाद सरकार को उसका मालिकाना हक हैंडओवर कर दिया जाएगा। मतलब 5 साल के बाद वो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी, मतलब सार्वजनिक प्रॉपर्टी। और हमने इसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या देखा है? टोल। तो टोल वही क्या, जिस कंपनी ने बनाया, जिस कंपनी ने उस समय तक 5 साल तक ऑपरेट भी करती है, डिजाइन से लेकर सब कुछ वही देखती है। इस तरह से, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की हमने सड़कें देखी जो एनएचएआई बनाती है। उसके बाद क्या है, बहुत सारी सड़क परियोजनाएं हम लोग देख सकते हैं और अन्य जो है संरचनागत जो परियोजना है। उसके बाद एक नया है कि एक जो महत्वपूर्ण क्या है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस अप्रूव्ड ऑपरेट। ये क्या है, निजी संस्था डिजाइन से लेकर संचालन तक पूरे चक्र को क्या करती है, संभालती है, डिजाइन से लेकर संचालन तक। और उसके बाद क्या, सरकार पूर्ण स्वामित्व रखती है। तो स्वामित्व तो इसमें किसका हुआ, सरकार का। और क्या, और इसे क्या मिलेगा, इसे मिलेगा सिर्फ शुल्क। प्राइवेट पार्टी को क्या मिलेगा, शुल्क या एकत्रित टोल के माध्यम से भुगतान करती है निजी पार्टी को। स्वामित्व क्या है, पहले दिन से किसकी है, सरकार की है। एक होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी। ईपीसी मॉडल में क्या है, ईपीसी मॉडल अक्सर देखेंगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इस तरह के मॉडल अपनाए जाते हैं, रोड्स में भी हैं। क्या है कि सरकार क्या करती है, परियोजना का वित्त पोषण करती है और क्या करती है, प्रबंधन भी करती है। और प्राइवेट पार्टी क्या करेगी, निजी संस्था केवल डिजाइन करेगी और निर्माण करेगी। मतलब फंडिंग कौन किया और ये किया, मतलब बेसिकली क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते हैं प्राइवेट पार्टी। ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ये अलग है, इसमें दोनों को मिला लिया गया, किसको, ईपीसी और बॉट को। मतलब क्या, मालिकाना हक, यही मुद्दा था ना, और पैसा किसने लगाया और लाभ कैसे मिलेगा, बटेगा कैसे। तो इसमें हुआ यही कि 40% सरकार देती है और 60%
जो डेवलपर है, मतलब प्राइवेट पार्टी, वो लागत करता है और इसे एन्युटी के माध्यम से वसूल किया जाता है। एन्युटी के माध्यम से वसूल किया जाता है। बाद में जो उसके ये चीजें हैं, तो कुल मिलाकर यही है कि रिस्क कवरेज जो है निजी पार्टी भी ले और सरकार भी ले, गवर्नमेंट भी ले, तो इस तरह से ये काम चलता है और लाभ का वितरण उसके बाद कर दिया जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए चारों मॉडल जो है महत्वपूर्ण है। अब आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता यही है, अब इसके पीछे थोड़ा सा समझ लेंगे लॉजिक। लॉजिक ये है कि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ-साथ अन्य काम भी हैं, जैसे सामाजिक अवसंरचना पे भी खर्च करना या अन्य क्षेत्र। तो उसके लिए क्या है, सरकार के पास फंड बचा रहना चाहिए, जो सरकारी फंड है। और क्या सरकार के पास विशेषज्ञता की भी कमी है, एक्सपर्टीज की कमी है, जो कि उसे प्राइवेट फंडिंग या प्राइवेट पार्टी से मिल सकता है। तो यही कारण है कि अवसंरचना वित्त पोषण अंतराल को समाप्त करना, कि सरकार जो अपना बजटरी एलोकेशन करती, बजट का पैसा, उससे अच्छा वो क्या है, वो क्या करेगी, बाहर से पैसा ले ले, मतलब प्राइवेट पार्टी से पैसा ले ले और उसको उस पे लाभ दे दिया जाए। तो यही है कि भारत को 2030 तक अभी अवसंरचना में अनुमानित कितना 4.5 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता होगी। ये भारत का अभी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है। आप समझो कितना बड़ा अमाउंट है। तो ये अमाउंट सरकार के बजट से तो दे पाना असंभव है ये। मतलब संभव तो नहीं है। तो इसलिए इसके लिए क्या प्राइवेट पार्टी से फंडिंग ली जाती है। उसके बाद क्या, सरकार पे वित्तीय बोझ कम करना। तो कुल मिलाकर यही है कि सरकार पे वित्तीय बोझ कम करना, क्योंकि सरकार के अंतर्गत अन्य कार्य भी हैं उनके, और सार्वजनिक कर राजस्व को सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए मुक्त करना, क्योंकि सरकार उस पर व्यय कर सके। क्योंकि समाज का कमजोर वर्ग, जो कि जिनके पास क्षमता निर्माण की आवश्यकता है, जिनके जीविकोपार्जन, जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और उसके लिए क्या है, सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है आज भी भारत जैसे विकासशील और गरीब राष्ट्र में। उन्नत तकनीक और नवाचार तक पहुंच, तो जो बात वही है, विशेषज्ञता, उन्नत तकनीक और नवाचार तक पहुंच कहां से, प्राइवेट पार्टी, जो कि अपने फंड को मॉडर्न और एक्सपर्टीज बढ़ाने पे और विश्व के सर्वोत्तम जो जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करने पे खर्च करते हैं। ठीक है, और उसका क्या, दक्षता में सुधार करता है, परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है आदि। तो इससे क्या चीज है, अकाउंटेबिलिटी भी वहां पे दी जाती है, जिससे कि समयबद्ध तरीके से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है। महत्वपूर्ण पहल क्या है, जैसे हमने ये इसका नाम काफी सुना, व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना, वायबिलिटी गैप फंडिंग संचालित की गई है, कि किसी परियोजना के लिए जो गैप की फंडिंग है, उसको गैप, वो फंडिंग कहां से, वित्त पोषण कहां से किया जाएगा, उसके विशेष परियोजना के लिए बात की जाती है। तो उसके भी यहाँ पे प्रावधान होते हैं, मतलब भारत में किए गए हैं, जिससे कि विभिन्न परियोजनाओं को लाभ मिला है। भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष IIPDF और भारत अवसंरचना वित्त पोषण कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। वही मैंने बताया ना कि फंडिंग की भी आवश्यकता अगर हो प्राइवेट पार्टी को, तो उसके लिए भी इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अधिकांश क्षेत्र को PPP क्षेत्र के स्पेशल पर्पस विकल्प की इक्विटी में स्वचालित मार्ग से 100% FDI, मतलब प्राइवेट पार्टी जो इन्वेस्ट कर रही है वो बाहर से भी पैसे, मतलब फंड जुटा सकती है। तो वही 100% चुकी FDI है इसमें, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो 4 प्रकार बताया उससे उसे आप कितना समझते हो। तो ये लंबे लंबे स्टेटमेंट बना के दिया जा सकता है, या फिर मैच मेकिंग मैच करने, सुमेलित करने के लिए, युग्मों को सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। इधर जो है प्रकार दे दिए जाए और इधर उनकी परिभाषा दे दी जाए। तो हमने आसान करके लिखा है जिससे आपको याद हो जाए कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बॉट जो पढ़ा उसकी विशेषता क्या है। तो उसकी विशेषता क्या है, निजी संस्था उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से आय अर्जित करती है एक समयावधि में, ये हमने देखा। दूसरा क्या है, HAM, दोनों को मिला दिया गया। किसको किसको मिलाया गया, EPC और बॉट को मिला दिया गया। EPC मॉडल में सरकार की भूमिका क्या होती है, तो हमने देखा ही है, सरकार की भूमिका 40% होती है, 60% प्राइवेट पार्टी। तो ये क्या है, परियोजना का वित्त पोषण और प्रबंधन, बाकी वो काम प्राइवेट पार्टी करती है। ठीक है, बी।
सार्वजनिक निजी भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है यह सरकार और निजी क्षेत्र के बीच दीर्घकालीन संविदात्मक व्यवस्था है। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है। तो क्या सही होगा? नहीं, केवल लाभ कमाना नहीं है, क्योंकि कल्याण, क्योंकि जिससे जिससे क्या हो, सरकार के पास पैसा बच पाए, फंडिंग बच पाए, जिससे वो कल्याणकारी योजनाओं में लगा सके। ये हमने देखा, यह सार्वजनिक अवसंरचना या सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। तो क्या 1 और 3? तो इस तरह से मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपकी समझ को चेक किया जाएगा इस प्रकार के टॉपिक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS3 में लिखा हुआ है ये। राइट, चलिए, किफायती आवास नीति आयोग की रिपोर्ट, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आवास से संबंधित। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि कम होते जा रहे हैं, भूमि पर दबाव अधिक है, तो उसमें क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, नगरीकरण भी बढ़ रहा है, लोगों के जो है, जो जो रहने सहने का जो पैटर्न है वो भी बदला है धीरे धीरे। तो इसलिए नए आवास की आवश्यकता है हमें। तो नए आवास की आवश्यकता के लिए क्या है, 2 तरह से चीजें की जा सकती हैं। एक तो क्या है कि सरकार के स्तर पे पहल किया जाए, और दूसरा लोगों की आय को बढ़ाने पे काम किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि सरकार के स्तर पे भी क्या क्या किए जा रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण पहल हैं। तो यहाँ पे बात हम ऐसे ही करेंगे, नीति आयोग की किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है। तो विभिन्न पहलुओं पे इसमें समझने का प्रयास करेंगे। और आवास क्या है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता एक मूलभूत आवश्यकता है। उसके बिना उसके जीवन का विकास संभव नहीं है। ऐसा हमारे संविधान में भी बोला गया। तो इसलिए सरकार की भूमिका है कि अंतिम व्यक्ति को भी आवास का लाभ प्राप्त हो सके। तो इसलिए किफायती आवास की योजना, मतलब जो समाज में जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उसके लिए भी महसूस हो। लेकिन क्या उसमें चुनौतियां क्या हैं? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? सरकार इसे मुहैया क्यों नहीं करवा पा रही है? तो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले किफायती आवास क्या होते हैं, उसकी परिभाषा ही स्पष्ट होनी चाहिए। तो परिभाषा भी यहाँ पे बात की गई है कि नीति आयोग की रिपोर्ट किफायती आवास के लिए एक कार्यशील परिभाषा प्रदान करती है, जिससे ये समझा जा सके आसानी से। ठीक है, तो क्या है परिभाषा? सबसे पहले परिभाषा ये होगी कि महानगरीय शहरों में, जो मेट्रोपॉलिटन है जिसकी बात की जा रही है, बड़े शहरों में, कि 60 वर्ग मीटर और 60 लाख रुपए तक किफायती आवास बोला जाएगा। मतलब उसकी कारपेट एरिया, जो मतलब अंतिम जो अंदर जो घर का स्पेस होता है, कारपेट एरिया का मतलब वही। गैर महानगरीय क्षेत्रों में, जो मेट्रोपॉलिटन के बाहर जो है, ऐसी आवासीय इकाई जिनका कारपेट एरिया कितना, 90 वर्ग मीटर, 90 वर्ग मीटर और 45 लाख तक हो। ये स्टेटमेंट चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट है, और किफायती हाउसिंग जो है ना, काफी चर्चा में रहता है हमेशा, तो पूछा भी जा सकता है कि समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण से डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2, PMAYU2 2024 किफायती आवास के उपयुक्त कारपेट एरिया पे 45 लाख से अनधिक, मतलब 45 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, मूल्य के रूप में परिभाषित करती है। तो परिभाषा यहां भी दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो था 2024 में, वहां भी परिभाषा दी गई थी कि 45 लाख से अनधिक मूल्य के रूप में परिभाषित करती थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 60 वर्ग मीटर और 60 लाख, मतलब इसको बढ़ाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अलग आंकड़ा है, तो दोनों परिभाषाओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, चलिए, कि भारत में किफायती आवास के संकट के लिए उत्तरदायी मुद्दे क्या हैं? तो मेन मुद्दा क्या, एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्या है कि शहरी मास्टर प्लान किफायती आवास के लिए भूमि आवंटित करने में विफल रही है। कि जहां पे वैसा भूमि एलोकेट हो, एक मिनट, हाँ, वैसी भूमि एलोकेट हो जो कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एफोर्डेबल हाउस जो है ना, वहां पे कॉलोनियां विकसित की जाए, या वैसी हाउसिंग सोसाइटी, ना कि सभी बड़ी बड़ी सोसाइटी को दे दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सीमित भूमि उपलब्धता, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां पे इस प्रकार की कॉलोनी बसाई जा सके। उसका बाद मध्यम आय वर्ग छोटे आवास खरीदते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों के लिए बने हैं। तो मध्यम आय वर्ग मतलब किसमें इंटर कर रहा है, इसमें इंटर कर रहा है, जिससे क्या है, इन्हें इनके लिए जो होना चाहिए, इनकी पहुंच के लिए, मतलब इनकी कमाई के अनुसार, वो कहां चला जा रहा है, मध्यम आय वर्ग के लिए। और उसका एमआईजी बोलते हैं उसको, मीडियम इनकम ग्रुप, और ईडब्ल्यूएस मतलब
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है और एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप, ये सब वर्ड हमने आवासन में सुना होगा, आवास से संबंधित, हाउसिंग से संबंधित, को विस्थापित कर रहे हैं। तो बेसिकली यही हो रहा है, जो उनके लिए था वो कहीं और चला जा रहा है, क्योंकि उनकी आय से अधिक वाले लोग जो है ना वो मांग बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एलआईजी परिवार औपचारिक ऋण प्राप्त करने में संघर्ष कर रहा है। ये समाज का ऐसा तबका, कमजोर तबका है, जिसका क्या है, बैंकिंग क्षमता जो है ना कमजोर है और ऋण तक पहुंच कम है, तो उसको ऋण भी नहीं मिल रहा है। जैसे आसानी से यहाँ पे इस क्लास को ऋण मिल जा रहा है। औपचारिक ऋण के लिए स्थिर आय का अभाव है। मुद्दा यही है कि स्थिर इनकम नहीं है, मतलब सैलरीड इनकम नहीं है, या किसी कार्य व्यापार से। शहरी क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ खाली आवास किराए से होने वाली आय के कम होने, कमजोर किराएदारी कानून आदि के कारण बंद पड़े हैं। मतलब इतने आवास खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि किराए से होने वाले आय कम है वहां पे। मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा गया था, जिससे किराए से इनकम की जाएगी, लेकिन उतना किराया आ नहीं रहा है। दूसरा क्या है, और किराएदार कानून जो है ना, जो टेनेंसी एक्ट है हमारे यहाँ, वो कमजोर है, जिस कारण से कहीं ना कहीं जो आवास जो जिसके पास स्वामित्व है वो डरता है। टेनेंट और खाली आवासों की समस्या, तो ये बड़ा मिसमैच है यहाँ पे। मुख्य सिफारिश क्या है? मुख्य सिफारिश जोनिंग सुधार होनी चाहिए। मतलब वही जोन की समस्या, मास्टर प्लान में एक फिक्स जगह होनी चाहिए कि किसी भी शहर का, जहां पे जो भी शहरी मास्टर प्लान या टाउन प्लानिंग योजना हो, वहां पे फिक्स जगह होनी चाहिए कि इस आवास क्षेत्र में मिनिमम इतने जगह अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए होनी चाहिए। जैसे कि कम से कम 10% किफायती आवास के लिए चिन्हित होना चाहिए। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में ये सब चीजें लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वियना और दक्षिण कोरिया, ये केस स्टडी भी यहाँ पे वियना और दक्षिण कोरिया में ऐसा ही किया गया है। तभी जाके वहां सबको उन्होंने अच्छा इस पे प्रदर्शन किया है। संक्रमण उन्मुख विकास, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मतलब क्या, शहरों द्वारा मेट्रो सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के निकटवर्ती क्षेत्रों को अनन्य रूप से मिश्रित उपयोग विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, और इन क्षेत्रों में कार्यालय, वाणिज्यिक स्थान, किफायती आवास का संयोजन होना चाहिए। मतलब ये जो कामकाजी वर्ग है, इन्हें आवास भी मिलना चाहिए वहीं पे जहां पे आने जाने की सुविधा हो, मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, इस तरह की चीजें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आयु वर्ग, आवास के लिए आरक्षण। तो क्लियरली वही आरक्षण किया कि 10,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र या 5,000 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट वाली सभी आवासीय में वाणिज्यिक जो परियोजनाएं हैं, उनमें इनके लिए आरक्षण हो कि 10 से 15% तक क्या होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। किराया आवास कानूनी ढांचे में सुधार। तो कुल मुद्दा ये भी है कि किराया पे भी उपलब्ध नहीं है इतने आवास जितनी जरूरत है। तो ये हो इसलिए रहा है कि वही कानूनी पेचीदगियां, या जो है किसी भी कानूनी अड़चन का, या किसी विवाद के कारण जो है। तो इस कारण से पीएमएवाई U2 के किफायती किराया आवास घटक के अनुरूप सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से समर्पित किराया आवास स्टॉक नीतियां अपनानी चाहिए। तो ये भी चीजें जो है ना हम लोग को ध्यान में रखना होगा। प्रश्न कैसे आ सकते हैं? ये डिफरेंट जो हमने बताया, इसमें नाम आया इसमें योजनाओं का, कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 2024 के अनुसार किफायती आवास की परिभाषा किया है। तो किफायती आवास की परिभाषा कितनी थी? उपयुक्त कारपेट एरिया 45 लाख से अनधिक मूल्य का होना चाहिए। अब भारत में किफायती आवास संकट के निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? इसमें लिखा गया है नहीं है। किराएदार कानूनों का सशक्त होना, सशक्त नहीं है बल्कि कमजोर है हमारा, बाकी सब कारण है। ठीक। नीति आयोग की रिपोर्ट में जोनिंग सुधार के अंतर्गत क्या सिफारिश की गई है? जोनिंग सुधार में 10% आरक्षण, 10% किफायती आवास के लिए सभी आवासीय भूमि को कम से कम 10%, जो टाउन प्लानिंग हो, जो मास्टर प्लान हो शहर का। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, कि अभी सितंबर 2025 के अंत तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए पर आरबीआई रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट पॉजिटिव पहलू को दर्शाता है। पॉजिटिव पहलू क्योंकि निचले स्तर पे गया है यही। और ये रिपोर्ट का नाम क्या है, कि ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी चर्चा में रहेगा, क्योंकि एनपीए काफी हमारे लिए डराने वाला विषय रहा है हमेशा से। हमारी बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली को कहीं ना कहीं जोखिम में डालने वाला पहलू है ये। मतलब क्या, जो लिया गया ऋण है, लिया गया ऋण जो है बैंक के लिए एसेट होते हैं, ये ध्यान में रखा जाए। और वो जो है
एनपीए तब होता है कि जब वो ऋण जो है चुकाने वाली स्थिति में ना हो, मतलब वो डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में ना हो। एक निश्चित अवधि है, जैसे 90 दिन तक अगर या तो मूलधन या तो उस पे ब्याज आना नहीं चुकाया गया। ऐसे संपत्ति को क्या बोला जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अगर इन ये बढ़ रही हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम में, तो कहीं न कहीं हमारे बैंकिंग सिस्टम जोखिम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। मतलब पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली को तो प्रभावित कर ही रहा है ये, और हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि बैंकों की जो क्षमता है वो दीर्घावधि में जो है ना, कहीं न कहीं कमज़ोर करता है ये। तो उससे जुड़ा हुआ, तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना कि भारत के में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2024-25, इस रिपोर्ट का नाम ये है। तो यही एक दशकों के निचले स्तर पे है, यही बात की गई है। तो बेसिकली क्या है, 2025 के अंत तक सकल एनपीए अनुपात गिरकर 2.1% हो गया, 2.1%। तो ये ध्यान में रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट डेटा है। कुछ डेटा याद रखने चाहिए। इकोनॉमिक्स में हमेशा मन में रहता है कि इकोनॉमिक्स में कौन से डेटा याद किए जाएँ। तो कुछ डेटा याद रखने चाहिए, काफ़ी चर्चा में भी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कि मार्च 2025 के अंत तक निवल एनपीए जो है ना, निवल एनपीए, एनएनपीए जो है कितना हुआ? 0.5% रह गया। और जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए कितना हुआ? वो बढ़ के 2018 में वो कितना था? सबसे अधिक कब था वो? 2018 में 11.18%। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है जीएनपीए के बारे में है, ये ध्यान रहे। इसके बारे में अंतर हम लोग देख लेंगे। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अंतर अभी समझेंगे। और ग्रॉस एनपीए सबसे अधिक कब था? 2018 में 11.18% के उच्चतम स्तर पे था। तो दो कुछ हम लोगों ने यहाँ पे आंकड़े देखे हैं एनपीए से संबंधित। अब बात करते हैं एनपीए क्या है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां इसको बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। वही बात जो बताया गया कि जब किसी बकाया ऋण या अग्रिम के मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिन तक नहीं किया गया, तो उसे एनपीए माना जाता है। सकल एनपीए क्या है भाई? सकल मतलब ग्रॉस, जो हम लोग एकदम बोलते हैं। सकल मतलब क्या? कि जो लिया गया ऋणों का जो मूल्य है, जितना ऋण लिया गया है, जहां ब्याज या मूलधन बकाया है, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है क्या हो गया? सकल हो गया। अब नेट कैसे निकालते हैं? हमेशा कुछ ना कुछ घटाते हैं उसमें। हम्म हमेशा कुछ ना कुछ उसमें माइनस करते हैं नेट निकालने के लिए। तो देखिए निवल एनपीए में ये क्या है? जीएनपीए में प्रोविजन को घटाएंगे। और प्रोविजन मतलब क्या? जो सरकार छूट वगैरह देती है, सरकार जो चीजें ये दिया है कि यह वो धनराशि है जिसे बैंक संभावित नुकसान को कवर करने के लिए अलग रखते हैं। मतलब क्या? आप समझो इसको कि एनपीए है जीएनपीए, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब कि टोटल आपने जो लिया, और ये एनएनपीए, ये एनएनपीए। तो इसमें क्या है? जीएनपीए में हमने ही घटाया, क्योंकि लेने वाला जो है कुछ अगर वो ऋण नहीं चुका रहा है तो उसके पीछे कारण है। उसका कहीं न कहीं कारोबार विफल हुआ है या कुछ नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई के लिए बैंक भी मदद कर देती है कि चलो ठीक है, आपका ये इतना कर्ज माफ कर दिया गया। तो ये प्रोविज़न जो है वही है। ये धनराशि जिसे बैंक संभावित नुकसान को कवर करने के लिए अलग रख लेता है। तो ये कितना हो गया? निवल एनपीए कितना होगा? जीएनपीए में से इसलिए प्रोविजन को घटाकर प्राप्त किया जाता है, तो इससे छोटा होगा। ठीक है, चलिए। एनपीएस के प्रमुख चालक क्या हैं? आर्थिक मंदी, धोखाधड़ी करने वाले कर्जदार, ऋण की खराब निगरानी, यही सब चीजें। तो आर्थिक मंदी मतलब सिंपल बताती है कि अर्थव्यवस्था में जो है मांग कम है, और अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं जो है इस कारण से जो है ना उद्योग विफल होंगे, क्योंकि मांग ही कम है। तो और डिफरेंट रीजन से भी अर्थव्यवस्थाएं मानी जा सकती है, लेकिन सामान्य रीजन नहीं है। धोखाधड़ी करने वाले कर्जदार, और क्या? ऋण की खराब निगरानी। ये भी सबसे बड़ी बात है। ऋण उसे दे दिया गया जो कि जोखिम पूर्ण था, तो इस कारण से भी ऋण की रिकवरी नहीं हो पाती है। एनपीए से जुड़ी चुनौतियां क्या है? उच्च प्रोविजनिंग, जो बैंक जो है ऋण माफ कर लिया, ऋण से नहीं चुका पाने की स्थिति में प्रोविजनिंग धनराशि खर्च करती है। बैंकों को ऋण देने की क्षमता में कमी, ऑब्वियसली एक बड़ा, क्योंकि एसेट था उनका, और बड़ा ऋण जो है ना नहीं चुकाया जा सक रहा है, तो उनकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उनका जो पूंजी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होता जाएगा किसमें? एनपीए में। तो इसलिए मैंने बोला दीर्घकालिक
अवधि तक अगर ये चलता है ये, तो ये पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के लिए ये नकारात्मक है। बैलेंस शीट पे दबाव आना है, तो ये बैलेंस शीट पे ये क्योंकि उनके एसेट है, और ये एसेट अगर नहीं मिलेगा उनका, तो ऑब्वियसली उनका उनका बिजनेस भी, व्यापार जो है ना, घाटे में दिखाया जाएगा, क्योंकि और ये जो है पूरी तरह बैंकिंग व्यवस्था के लिए जोखिमपूर्ण था। तो इसलिए ये पॉजिटिव न्यूज है। चलिए, एनपीआई को कम करने के लिए प्रमुख पहलें क्या-क्या हैं देश में? तो कम करने के लिए महत्वपूर्ण, जैसे हमने देखा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ही किसके लिए? जो कंपनियां विफल हो गई हैं, और विफल हो गई हैं तो उन्हें क्या है, उन्हें जो ब्लॉक संपत्ति है उन्हें बेचकर निकलने के लिए एक रास्ता, कानूनी रास्ता ये देता है ये, जिससे कि जो ऋणदाता जो कंपनी है, मतलब ऋणदाता कंपनी मतलब बैंक जो है, वो अपना रिकवरी कर पाए अपने लोन का। तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से ये समयबद्ध तरीके से, मतलब टाइम बाउंड मैनर में संचालित करने के लिए विभिन्न प्रावधान इसमें किए गए हैं। इसके बारे में काफी चर्चा हो गई, काफी पुराना हो गया अब तो। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, सराफेसी अधिनियम 2002, तो काफी पुराना है। मतलब कि सुरक्षित ऋणदाताओं को ऋण चूक की स्थिति में उस संपार्श्विक जो कोलेटरल है को कब्जे में लेने की अनुमति देता है, जिसके बदले ऋण दिया गया था। तभी तो ऋण की रिकवरी होगी, जिससे कि बैंकों का जोखिम कम होगा। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, ये बेसिकली क्या है, जो बात हम लोग कर रहे हैं कि कंपनी विफल हो जाती है और वो ऋण देने में, जो ऋण था, जो लिया गया लोन था, वो देने में जो है विफल हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसके जो एसेट है, एसेट को बेच के जो है क्या किया जाएगा, इस बैंक की पूर्ति की जाएगी। तो एसेट को बेचने के लिए क्या, सबसे पहले क्या पुनर्संरचित करना जरूरी है, जिससे कि उसका, एक तो सबसे पहली बात है कि उसका मूल्य लगाया जाए। उसके बाद क्या, उसको एक साथ भी बेचना बड़ा मुश्किल होता है कभी-कभी। तो ये सारे जो काम है, जो काफी जटिल प्रक्रिया है, ये जो सारे जो काम है वो कौन करती है? इस प्रकार की कंपनियां, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, एसेट रिस्क स्ट्रक्चर कंपनीज। तो बैंकों ने अपने एनपीएज को, एआरसीज को बेचकर अपने बैलेंस शीट को ठीक करना जारी किया है, कि बैंकों के पास वो संपत्ति तो आ गई, लेकिन बैंकों की रिकवरी तब तक नहीं होगी जब तक वो संपत्ति बिके ना। तो बैंकों के ऊपर एक्स्ट्रा लोड हो गया, बर्डन हो जाता था कि ये कंपनी, इस मतलब दबाव हो जाता था कि ये जो रिकवर की हुई जो एसेट है उसे बेचने का, तो उसके लिए एक अलग कंपनी ही बना दी, कुछ कंपनियां ही हैं जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं। ठीक है, अन्य उपाय क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए इंद्रधनुष योजना। तो बैंकों की बात कर रहे हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पे ही सबसे ज्यादा लोड था, ये देश में लोड था ही महत्वपूर्ण रूप से। पीएसबी पूंजी निवेश योजना, संचालित की जा रही ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई। तो ये सब जो संस्थाएं, जैसे इंद्रधनुष प्लान और क्या डीआरटी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पहल हैं जो कि पीएसबी के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए की गई है। अब इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। तो वर्गीकरण क्या जो हम लोग समझ रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी, मतलब हमने तो 90 दिन की बात की ना, 90 दिन तक नहीं मिला अगर रिकवरी नहीं होती मूलधन या ब्याज की। तो 90 दिन के बाद क्या, 90 दिन के बाद भी तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कि सबसे पहला, अब मानक सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियां जो 12 महीने या इससे कम अवधि की गैप निष्पादित परिसंपत्तियां हैं, 12 महीने से कम, मतलब 90 दिन, मतलब 3 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में है। ठीक है। दूसरा, संदेहास्पद डाउटफुल, इससे अधिक गंभीर हो गया क्या, अब मानक श्रेणी में 12 महीनों से अधिक समय, इस श्रेणी में 12 महीनों से अधिक समय तक रहने वाली एनपीए। ठीक है। और नुकसान वाली क्या, ये खत्म ही हो गई। कंपनी, आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षक और आरबीआई द्वारा नुकसान वाली परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है, हालांकि राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला जाता है। लॉस परिसंपत्तियां। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यही सब चीजें पूछी जाएंगी, एनपीए के बारे में पूछा जाएगा, ये जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, आपकी समझ को पता किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव जो डेटा है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। क्या है कि एनपीए किस स्थिति में घोषित की जाती है, तो बस वही, जब 90 दिनों तक मूलधन या ब्याज का भुगतान ना हो। ठीक है, बी। निवल एनपीए की गणना कैसे की जाती है, तो हमने देखा है जीएनपीए माइनस प्रोविजन, और प्रोविजन कौन सी धनराशि है, ये भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एनपीए की सही वर्गीकरण श्रेणियां हैं, तो बस अब मानक, संदिग्ध, नुकसान वाली, तो डी तीनों होंगी। ठीक।
ये सब नई चीज़ें हैं, तो ये पूछी जा सकती है क्योंकि आरबीआई से संबंधित जो रिपोर्ट है या जो घटनाक्रम है, खास करके बैंकिंग प्रणाली से संबंधित, उस पे प्रश्न आते रहे हैं। चलिए, अब पर्यावरण क्षेत्रक मतलब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसका शीर्षक है आर्कटिक में बर्फ पिघलने से जलवायु संबंधी चिंताएं। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025 जारी किया गया और जारी किसके द्वारा किया जाता है ये? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एनओए, काफी प्रचलित संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है। जारी किया गया और ये स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि आर्कटिक क्षेत्र में क्या हुआ कि विश्व की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के विभिन्न लक्षण तो दिखने ही लगे हैं और जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण लक्षण में से ग्लोबल वार्मिंग है, ये हम लोग समझ रहे हैं और जिसके कारण क्या है, हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट, चरम मौसमी घटनाओं की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी मतलब अधिकता हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे चक्रवात, वर्षा का नियमित होना, ये सब तो देख ही रहे हैं। साथ-साथ क्या है कि जो ध्रुवों पे जो ग्लेशियर क्षेत्र है, ठंडे स्थानों में, आम भाषा में, वहाँ पे उनका पिघलने का दर बढ़ गया है और उसके कारण फिर से जो है ना अन्य मौसमी घटनाएँ या अनुभूभौतिकी घटनाएँ फिर से जन्म ले रही है, जो कि उसके बाद जलवायु परिवर्तन का और महत्वपूर्ण और नकारात्मक प्रभाव के रूप में सामने आ सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस क्षेत्र की बात करेंगे। ये आर्कटिक है, तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेंगे, ये उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, दक्षिणी ध्रुव की बात नहीं हो रही है। और इसमें एक अंतर है, ये बेसिक अंतर है, इस टॉपिक को भी समझने में। ये क्या है? ये पूरी तरह से नहीं, मतलब ये जो आर्कटिक ओशन है, ये क्या है? सागरीय है। और क्या सागरीय कैसा है? जमा हुआ। मतलब है तो ये जल, सागरीय महासागर, लेकिन ये जमा हुआ आइस शीट और ये पिघल रहा है, ठीक? और ये क्या है? ये मेनली है कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के आसपास समुद्र है, मतलब कॉन्टिनेंट वाला महाद्वीप भी है। इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है और यहाँ पे लगा हुआ जो संलग्न जो महासागर है, महासागरीय जल, वो भी जमा हुआ है। ये दोनों में अंतर है ना? यहाँ पे हमने एक बात कही कि शेष दुनिया से जो है ना अधिक गर्म हो गया। क्यों गर्म हो गया? कारण यहीं पे छिपा हुआ है। कारण ये क्यों छिपा हुआ है? क्योंकि जो समुद्र में जो बर्फ जो है, ये बर्फ मान लिया जाए, ये बर्फ है। ये अगर नहीं दिख रही हो तो मैं इसको रेड से कर दे रहा हूँ। मान लिया ये बर्फ का टुकड़ा है। 1 मिनट। मान लिया जाए बर्फ का टुकड़ा है और ये बर्फ का टुकड़ा पिघल गया और पिघलने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो है ना होल हो जाएगी यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, इसके कारण क्या है कि जो हीट आ रही है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ये महासागरीय जल, जो कि जो जो पहले आइस शीट था वो जो उसे वापस कर देता था। एल्बिडो हमने सुना है कि जो आने वाली प्रकाश है उसे परावर्तित कर देता है, जिस कारण से वो सतह जो है ना उतना गर्म नहीं हो पाता। लेकिन अभी क्या है, जगह-जगह पे क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी और वो ये होल हो जाएगा। होल हो जाने के कारण क्या, ये एल्बिडो जो हो रहा था, जो प्रकाश जो है, ये हो नहीं पाएगा एल्बिडो की प्रक्रिया, जिस कारण से क्या यहाँ पे ये हीट जो है ना, ये गर्मी होगी। तो ये टेम्परेचर जो है ना, ये जो महासागरीय जल था, ये टेम्परेचर को बढ़ा देगा। और जिस कारण से एक तो क्या ग्लोबल वार्मिंग हुई, 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही तापमान बढ़ गया है पृथ्वी पे एक। दूसरा ये आस-पास लोकल लेवल पे ये जो है ना प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि एल्बिडो कम हो गया और वो महासागरीय जल को गर्म करेगा, तो दोनों तरफ से गर्मी होगी। तो इस कारण से यहाँ पे हीट बढ़ जाएगी, जिस कारण से क्या होगी, ये जो पिघलने की दर और बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए ये घटना यहाँ पे ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि ये मन में सवाल आता होगा कि नीचे क्यों नहीं हो रहा, मतलब अंटार्कटिका में क्यों नहीं हो रहा है ध्रुवों पे, आर्कटिक में ही क्यों ऐसा हो रहा है? और भी अन्य कारण हैं कि इस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, वो भी अधिक हैं। लेकिन ये बेसिक रीज़न ये है, क्योंकि जो भौगोलिक बनावट है वो अलग है। चलिए, जो प्रमुख जो रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु हैं वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस रीजन को भी देखा हम लोगों ने, तो रीजन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये रीजन क्या, रूस वाला हिस्सा है ये, और ये फिर उसके बाद जो है ग्रीनलैंड और ये कनाडा वाला हिस्सा है, ये देख सकते हैं ये। ये न्यूज़ में भी ये जो है पूछा भी जा सकता है मैपिंग के दृष्टिकोण से भी, तो मैप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सी वगैरह हैं, बेरेंट सी यहाँ पे है, कारा सी है यहाँ पे रूस के ऊपर में, और ये नॉर्वे के ऊपर में बेरेंट सी है यहाँ पे। तो ये सब जगहों को ध्यान में रखेंगे। फिर ग्रीनलैंड के आसपास हम लोग देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर में। ये सब जो है ना आर्कटिक ओशन के और उसके
इर्द-गिर्द हैं यहाँ पे, उत्तरी ध्रुव में। तो इन सब के बारे में मैपिंग में पूछा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं इससे जुड़ी हुई, ये भी पूछी जा सकती है। चलिए, अब रिपोर्ट की एक नज़र देखते हैं। क्या है? सबसे पहला वही कि जो आर्कटिक सतह की जो वायु का तापमान है, वो सबसे गर्म हुआ है, विगत वर्षों में, मतलब अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 में। यह तापमान 1900 के बाद से अब तक का सर्वाधिक वैश्विक तापमान दर्ज किया गया है। और 10 वर्ष के आर्कटिक के इतिहास में 10 सबसे गर्म रहे हैं। 10 वर्ष के पिछले 10 वर्ष के आर्कटिक के इतिहास के 10 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर, उसको अटलांटिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है। क्या है अटलांटिफिकेशन? मतलब निचले अक्षांशों से, निचले अक्षांशों मतलब क्या? विषुवत वृत्त की तरफ से। ये मैप हमने देखा, मतलब ये आर्कटिक क्या है, 60 डिग्री के ऊपर ये बोला जा रहा है। ये वाला जो लाइन है, ये लाइन हमने देखा, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, तो ये क्या है? अटलांटिफिकेशन बेसिकली क्या है, यहां से जो है ना, क्या हो रहा है, यहां से जो सागरीय जल है, जो कि क्या है, यहाँ की तुलना में गर्म है, क्योंकि विषुवत वृत्त से इधर से जाने वाली, ऊपर जाने वाली क्या, जो महासागरीय जल होगी वो गर्म होगी। तो गर्म जल का यहाँ तक पहुंचना, और गर्म जल के साथ साथ अन्य पदार्थ भी सागरीय धाराओं के साथ, तो उनका जो प्रसार यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या, अटलांटिफिकेशन। अटलांटिफिकेशन ये चीज है। तो यही चीज यहाँ पे दी जा रही है। इस प्रक्रिया के बढ़ने के कारण जो है ना, वहां पे और इस चीज को, समस्या को ट्रिगर कर रही है कि निचले अक्षांशों जैसे कि असामान्य जल गुणों और जीवों का मध्य आर्कटिक महासागर में प्रवाह बढ़ गया है। और बेसिकली क्या है कि प्रवाह बढ़ने के कारण जो वहां पे जो स्तरीकरण को कमजोर करता है, स्तरीकरण को कमजोर करता है मतलब क्या, जो ऊपरी सतह थी जो ठंडी थी, और उसके नीचे जो है ना, जो थोड़ा गर्म था, उसको चेंज कर देता है। मतलब ऊपरी सतह भी, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब यही हुआ। इससे ऊष्मा का स्थानांतरण बढ़ता है, समुद्र की बर्फ पिघलती है, और समुद्री प्रसंचरण पैटर्न के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है, जो पहले बना हुआ था। तो जिस कारण से सतही बर्फ जो है पिघलने लगी है, और बहुत तेजी से पिघलने लगा है इन वर्षों में। दूसरा क्या है, ये कुछ घटनाओं को यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। यूपीएससी डायरेक्ट पूछ देगी कि ये सारे न्यूज काफी आजकल चर्चा में रहते हैं, तो यूपीएससी पूछ देगी कि ये घटना, हाल फिलहाल में ये घटना काफी चर्चा में था, ये किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो दूसरा है कि नदियों में रस्टिंग होना, मतलब क्या, नदियों का जल कैसा हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। मतलब जैसा जंग लगने पे, लोहे में जंग लगने पे ऐसा होता है। आर्कटिक अलास्का में हुआ क्या है, 200 से अधिक जल क्षेत्रों में हुआ क्या कि जल जो है नारंगी या लाल कलर का हो जाता है। उससे ये हुआ क्यों कि परमाफ्रॉस्ट जो रीजन है, जो मतलब परमानेंटली जो जमा हुआ जो रीजन है, वो पिघल गई। उसके नीचे जो मिट्टी थी, मिट्टी में कहीं ना कहीं आयरन के कंटेंट अधिक थे, जो पिघल के आई। तो जिस कारण से क्या हुआ, इस कारण से जो स्थानीय समुदाय है, जो मछली है, वहां का जो वाटर बॉडीज है, उसमें वो लाल वाली पानी मिल गई। और क्या है, वो खतरनाक है किस चीज के लिए, मछली पालन के लिए, स्थानीय समुदायों के लिए। तो ये समझ लिया हम लोगों ने, नदियों में रस्टिंग की प्रभाव कहाँ हो रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। उसका आर्कटिक में हरित आवरण उत्पन्न होना, हरित आवरण, ग्रीनिंग, आर्कटिक ग्रीनिंग बोला जाता है इसको। तो इस परिवर्तन के बारे में क्या पहली बार 1990 के दशक के अंत में पता चला था, और ये बदलाव टुंड्रा वनस्पतियों की प्रचुरता, ये हमने देखा है कि जब हम लोग बायोम के बारे में पढ़ते हैं, तो बायोम में क्या, टुंड्रा बायोम है ऊपर में, और वहां पे क्या वनस्पति कम होती है या अधिक होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि जो तापमान है, बर्सन है, काफी शुष्क है, तापमान काफी कम है। तो ऐसे में किसी वनस्पति का उग पाना बड़ा मुश्किल है। मृदा हमेशा जमी हुई रहती है। अब क्या हुई, मृदा के ऊपर जो बर्फ की चादर जमी हुई थी पिघल गई, और पिघलने के कारण क्या, मृदा बाहर निकल आई, जिस कारण से वहां पे वनस्पतियों का उगना संभव हुआ। तो इस कारण से क्या हुआ, जो आर्कटिक ऊपर से पिक्चर कैसा दिखता था, वो व्हाइट, अब वो ग्रीन दिख रही है। तो यही प्रक्रिया क्या है, आर्कटिक ग्रीनिंग की प्रक्रिया, कि आर्कटिक अब ग्रीन हो रहा है, मतलब वनस्पतियां आ रही हैं। तो बेसिकली यही है कि इसका आर्कटिक प्रदेश से वन्यजीव पर्यावास, जैव विविधता, परमाफ्रॉस्ट की स्थिति है, और वहां के लोगों की आजीविका पे दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। तो बेसिकली जो वहां पे जो कम्युनिटी रह रही थी, मतलब उसी परिवेश में वो ढले हुए थे अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने रहन सहन के लिए, सब कुछ के लिए। और वहां जो जीव जंतु वनस्पति वगैरह पाए जाते, वही उनके डेली जो खान पान रहन सहन का हिस्सा था। लेकिन अब क्या, वो चीजें चेंज हो गई, इकोसिस्टम पूरा का पूरा चेंज हो गया, और नए इकोसिस्टम हो गया ना, जहां बर्फ जमी हुई थी वहां पे अब मिट्टी निकल रही है, वहां पे हो सकता है जंगल हो जाए, झाड़ियां हो जाए, तो जिससे उनको भी प्रभाव
उनके आम जीवन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है? अब अन्य निहितार्थ क्या हैं? अन्य निहितार्थ निहितार्थ मतलब क्या? भू राजनीतिक निहितार्थ, मानवीय आर्थिक गतिविधियों पे क्या निहितार्थ होगा? ये पूरा का पूरा इतना बड़ा क्षेत्र जो है ना, अगर इसमें जो जो सागरीय जो बर्फ है वो पिघल जाए, तो पिघलने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो क्या होगा? जो सी रूट है, ओशन रूट है, सागरीय मार्ग जो है ना, वो बन जाएँगे। जो बर्फ होने के कारण वहाँ पे नौवहन करना मुश्किल था। तो नए पोत परिवहन मार्ग उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो उत्तरी ध्रुव में ये चीजें हो सकती हैं। तो पहले अगम्य रहे क्षेत्र अब तेजी से व्यवहार्य हो रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस के आर्कटिक तट से कारा सागर से बेरिंग जलडमरू मध्य तक का उत्तरी समुद्री मार्ग। तो ये उत्तरी समुद्री जो मार्ग है, ये भी काफी चर्चा में है। आर्कटिक परिषद की भूमिका, ये यही करता है आर्कटिक परिषद कि देशज समुदायों के संरक्षण और सहयोग बढ़ाने के लिए एक प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। 1996 में स्थापित किया गया था इसे। इस परिषद में 8 सदस्य शामिल हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, सब जो आसपास वाली कंट्री हैं। और भारत के लिए महत्व क्या है कि अपना अनुसंधान केंद्र हिमाद्री हमने सुना है, एवं आर्कटिक नीति के साथ भारत इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी और अनुसंधान को मजबूत कर सकता है, क्योंकि भविष्य के संसाधनों की भी उपलब्धता की संभावना है। तो इसलिए भी इस दृष्टि से भी इसे देखा जा सकता है। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो देख लिया हम लोगों ने, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्कटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 10 वर्ष आर्कटिक इतिहास के 10 सबसे गर्म रहे हैं। इस प्रकार के जो रिपोर्ट्स आते हैं, उससे जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। आर्कटिक तापमान वृद्धि वैश्विक औसत से कम है, कम नहीं अधिक है ना, ठीक है? तो गलत हो गया, ये केवल एक आंसर हो गया। आर्कटिक में हरित आवरण, यही मैंने 2-3 जो है टर्मिनोलॉजी बोले हैं यहाँ पे पॉपुलर, इसमें से एक पे ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है। अब अन्य पे भी आप लागू कर सकते हैं इसे, कि आर्कटिक में हरित आवरण उत्पन्न होने का तात्पर्य क्या है, उसके से क्या समझते हो? तो मतलब यही है कि टुंड्रा वनस्पतियों की प्रचुरता और उत्पादकता में दीर्घकालिक वृद्धि। तो अब हम लोग आज के जो महत्वपूर्ण जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं उसे देखेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट न्यूज है वो भारतीय मानक ब्यूरो। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी न्यूज टुडे के अंक में देखा है कि भारतीय मानक ब्यूरो बेसिकली गुणवत्ता के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है देश में। और इसका चर्चा में इसलिए है कि अपने 79वें स्थापना दिवस के अवसर पे एक नया मानकीकरण पोर्टल तथा महिलाओं के लिए साइन जैसी पहले शुरू की गई है। साइन, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित है बेसिकली इसके बारे में कि राष्ट्रीय मानक निर्धारक संस्था है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करती है। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत की गई थी। अधिदेश क्या है कि वही गुणवत्ता को निर्धारण करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, संरक्षा, विश्वसनीयता तथा दक्षता सुनिश्चित करने हेतु भारतीय मानकों का निर्धारण करना। कार्य क्या है? बीआईएस उत्पादों के प्रमाणन, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट जारी करना, स्वर्ण व चांदी के आभूषणों की हॉल मार्किंग कि ये सही है और अनिवार्य पंजीकरण की योजना आदि को संचालित करता है। सब जगह बीआईएस प्रमाणीकरण हम लोग देखेंगे। चलिए, स्टार लेबलिंग सिस्टम, ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित, ऊर्जा के बचाने से संबंधित क्या है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यही है की संशोधित स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की गई है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। तो बेसिकली जो स्टार रेटिंग की पद्धति है, जो डिफरेंट होम अप्लायंसेस पे अप्लाई की जाती है, हमने देखा होगा टीवी खरीदने जाए, फ्रिज खरीदने जाए, वॉशिंग मशीन खरीदने जाइए, ये सब पे लिखा होता है एक स्टार रेटिंग, और जिसकी स्टार रेटिंग अधिक होती है उसका दाम भी अधिक हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी एक संरचना है, व्यवस्था ये चलती है संस्था के द्वारा। तो ये संस्था है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, और मानक एवं लेबलिंग का काम करती है, यही काम ये करती है। और उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध उपकरणों की ऊर्जा बचत के बारे में बताना और उस पर सही निर्णय ले पाना कि हमें क्या खरीदना है। होने वाली लागत से संबंध बचत की क्षमता के बारे में जानकारी आधारित विकल्प प्रदान करना। और जिन उपकरणों की रेटिंग अनिवार्य है, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर, ट्यूबवेल, फ्लोरोसेंट लैंप, कलर टेलीविजन आदि। जिन उपकरणों की रेटिंग स्वैच्छिक है, सामान्य प्रयोजन के लिए औद्योगिक मोटर, कंप्यूटर, माइक्रो ओवन इत्यादि। तो ये सब हम लोग
देख सकते हैं इसमें। डस्ट एक्सपेरिमेंट, ये एक ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित क्या है, महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि इसरो के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये सबसे पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर पृथ्वी से टकराने वाले दूसरे आकाशीय पिंडों के धूलकणों का पता लगाएगा। तो सबसे पहला क्या, स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर, ये इसरो के द्वारा, ठीक है। और क्या, आंकड़ों के अनुसार धूलकण या औसतन प्रत्येक 1000 सेकंड में पृथ्वी से टकराते हैं। तो ऑब्वियसली ब्रह्मांड में जब पृथ्वी भी का भी निर्माण हुआ, उसके साथ साथ अन्य पिंडों का भी निर्माण हुआ, जैसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ पृथ्वी जैसे, और उससे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, जो कि हमें इसलिए नहीं दिखती है कि हम पृथ्वी के चारों तरफ एक क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्या है, कवच है पृथ्वी का, जो कि पृथ्वी के वातावरण जैसे इंटर करती है वो घर्षण के कारण जल के खत्म हो जाती है। और जो हमें दिखती है या तो बहुत छोटा होता है या हमें वो देख ही हमें वो देख ही नहीं सकते, हम देख ही नहीं सकते उसे। तो इस कारण से जो है ना, लेकिन क्या है कि उनका प्रवेश हो रहा है, छोटे से छोटे कणों का भी। तो उसी डस्ट एक्सपेरिमेंट, तो अगर उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ब्रह्मांड के जो अनसुलझे जो रहस्य है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में वो बिखरे हुए जो पदार्थ है जिससे कि पृथ्वी भी बना है अंततः, तो अंततः यही लॉजिक है इसके बारे में। तो ये अंतर्ग्रहीय धूल कणों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए निर्मित पहला भारतीय उपकरण है। तो यूपीएससी डायरेक्ट पूछ देती है ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित ये नाम लेके कि डस्ट एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है। तो यही हम लोग यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि ABCD इसमें। और क्या, अंतर्ग्रहीय धूल कण धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से उत्पन्न सूक्ष्म कण हो सकते हैं, ठीक है। ठीक, मिशन का क्रियान्वयन कौन करेगा, PSLV C58। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि PSLV C58 इसमें से किससे संबंधित है, कि जो पोयम है, ये पोयम भी, ये सब जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है पूछ दिया जाता है किससे संबंधित है। और विकासकर्ता कौन है इसका, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अहमदाबाद में है, ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, महत्वपूर्ण संस्था। अब देखिए, रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी और हाइड्रोक्रैकिंग प्रौद्योगिकी जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से संबंधित है, क्या है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक अत्याधुनिक रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी का संचालन शुरू किया है। और इसकी क्षमता कितनी है, 3.55 मिलियन मेट्रिक टन। ये सब इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन। ये सुविधा उन्नत रेसिड्यू हाइड्रोक्रैकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, स्वदेशी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो बेसिकली है क्या ये, कि ये बेसिकली क्या, कैटालिटिक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तेल के रिफाइन करने में, रिफाइनरी में भारी तेल के अंशों को उच्च गुणवत्ता वाले मध्य आसवन उत्पादों और हल्के उत्पादों जैसे डीजल नेफ्ता में बदलने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली यही है कि जिसमें जो रिफाइनरी में काम आने वाली प्रक्रिया, जिससे कि जो है जो उपयोगी जो है ना प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे कि डीजल नेफ्ता और LPG। और यह प्रक्रिया उच्च आणविक भार वाले अणुओं को खंडित करके हल्के यौगिकों का निर्माण किया जाता है, इसलिए बोला क्रैकिंग। तारकीय जुड़वा, ये भी ब्रह्मांडीय विज्ञान से। तारकीय जुड़वा मतलब क्या, दो जुड़वा तारे, उन पे अध्ययन की बात की जा रही है। तो इसका नाम एक देख लेंगे, W उर्सा मेजोरिस, ये यही है। पर किए गए अध्ययन के द्विक तारा प्रणाली बाइनरीज एक दूसरे के बहुत निकट परिक्रमा करते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली होता क्या है कि दो तारे जो एक साथ ही उत्पन्न हुए एक तरह के मटेरियल से ही। अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या है, अध्ययन के मुख्य बिंदु यही है कि कम अवधि वाले ये डंबल शेप में है, मतलब इस तरह से कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे के आकार वाले द्विक तारे हैं। और ये प्रणाली दोनों तारे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एकल वायुमंडल साझा करते हैं। ये तारे प्राकृतिक प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करते हैं, जो तारों के द्रव्यमान त्रिज्या से मूलभूत मापदंडों पे बात करती है, वैज्ञानिकों की सहायता करती है। अध्ययन के निष्कर्ष क्या है कि इस अध्ययन ने तारों की कक्षाओं में होने वाले बदलावों जैसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को उद्घाटित किया है। ये महत्वपूर्ण है ये। और इसमें यह भी बताया गया कि तारों के बीच द्रव्यमान का स्थानांतरण कैसे होता है। अध्ययन में स्टार स्पॉट्स जैसी सतह जनित गतिविधियों के प्रमाणन भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, नई जो खोज है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कभी साइंस सेक्शन में। मापेम्बा प्रभाव, ये सुपर कंप्यूटिंग से संबंधित, कि भारत के वैज्ञानिकों सुपर कंप्यूटर आधारित को पहले सिमुलेशन विकसित किए। सिमुलेशन मतलब क्या, जो महत्वपूर्ण घटना है उसका जो है उसकी नकल,
उसकी नकल तैयार करना। और किस चीज़ की नकल तैयार करेगा ये? ये बेसिकली किस चीज़ को कॉपी करेगा? करेगा ये कि बहुत समय से क्या है, बहुत पहले से ये चला रहा है कि एक विरोधाभासी तथ्य है। विरोधाभासी तथ्य मतलब क्या? एकदम जस्ट उल्टा। मतलब क्या? कि जो गर्म पदार्थ होते हैं ना, वो ठंडे पदार्थों की तुलना में तीव्र गति से जम सकते हैं। ये भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ एक एक विरोधाभासी तथ्य है जिस पे काफ़ी समय से चर्चा चली है। लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। ये सुपर कंप्यूटर इसी पे ये रिसर्च करेगा और इसका सिमुलेशन तैयार करेगा। मतलब इस प्रक्रिया को होते हुए जो है ना, इस चीज़ का एक मॉडल एक तरह से आप समझ लो, लेबोरेटरी पे देखने के लिए कि ये बात कितनी सही है। तो इसी के लिए विशेष रूप से क्या जल में देखा गया ये प्रभाव बेसिकली। गर्म पदार्थ जितना गर्म होगा उतनी जल्दी वो जमेगी। ठीक है? जल में दिखाएगा, लेकिन ये प्रभाव केवल जल तक सीमित नहीं है बल्कि क्या अन्य पदार्थों तथा भौतिक प्रणालियों में भी दिखाई देता है। इसलिए बात इस पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और इसका इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ-कहाँ है? ऊष्मा इंजन और प्रशीतन प्रणालियों में उपयोगी होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में उपयोगी होगी, पदार्थ विज्ञान में उपयोगी होगी। खासकर पदार्थ विज्ञान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये, जिससे अधिक शीतकाल में काम करने वाले जो पदार्थों का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर में काम करने वाले जो पदार्थों का के बारे में हम पता लगा पाएँगे। इस तरह से चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं। डूम्सडे ग्लेशियर बेसिकली क्या है? ये अभी हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि अंटार्कटिका में काफ़ी बड़ा आइस शेल्फ है ये और उसमें क्रैक्स आ गए। तो जो बड़े-बड़े जो ग्लेशियर होते हैं वो एक साथ नहीं टूटते हैं बल्कि उसमें पहले हुँ, हाँ, पहले उसमें क्रैक आते हैं और उसके बाद वो धीरे-धीरे ढहना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें यहीं पे पाई गई है। इसलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है कि उस समय इतना बड़ा है कि पूरे के पूरे मतलब जो सागरीय जल के तल को काफ़ी वृद्धि करेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्योंकि बड़ा ग्लेशियर अगर टूट कर गिरता है और उसके पिघलने से जो पानी ऐड होगा, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में होगा, तो इसलिए ये ऐसा बोला गया। थ्वेट्स हिमनद किसको समानांतर डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है? और इसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें वैश्विक समुद्री जलस्तर को बहुत अधिक बढ़ाने की क्षमता है और ये पृथ्वी की सबसे तेजी से बदलने वाली हिम महासागर प्रणालियों में से एक है और इस हिमनद के पूरी तरह पिघलने से वैश्विक समुद्री जलस्तर में लगभग 65 सेंटीमीटर आप समझ सकते हो 65 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो सकती है। तो कितना ये खतरनाक हो सकता है ये घटना। चलिए, अब उसके बाद आते हैं चारागाह एवं पशुपालक। ये चारागाह और पशुपालकों के बारे में बात क्यों किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2026 जो है अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं पशुपालक वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स ऑन पेस्टोरल लिस्ट घोषित किया गया है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है ना अनाज उत्पादक क्षेत्र होते हैं। आप देख सकते हो ये कि मध्य एशिया के स्टेपी सवाना अफ्रीका के, यूरोप के आल्प्स और पिरेनीज, दक्षिण अमेरिका के एंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स सब जो है गेहूँ और इस तरह से जो चावल, इस तरह से जो अनाज फसल है, खाद्यान्न फसल, उस सब का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये दुनिया में और दुनिया में खाद्यान्न सप्लाई करने का ही क्षेत्र है ये अब हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए अगर इस इकोसिस्टम को बचाना है और इस तो उसका डायरेक्ट संबंध किससे है? हमारी खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित है। तो बेसिकली क्या है पृथ्वी का लगभग आधी स्थलीय सतह में विस्तृत है और इनमें घास के मैदान, सवाना, झाड़ीदार भूमि, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि और पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। महत्व क्या है? अद्वितीय जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण करते हैं तथा कार्बन भंडारण, जल प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं। पशुपालक ये पशुपालन करते हैं और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके पास विविध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय व स्वदेशी ज्ञान का बहुमूल्य भंडार भी है। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से और सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है। अंत में एक महत्वपूर्ण स्थल वेनेजुएला जो अभी चर्चा में इसलिए है अमेरिका के द्वारा उस पे किया गया हमला और वहाँ के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी। तो इस कारण से तो इस पे जो है ना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वेनेजुएला में जो अस्थिरता की घटना हुई है, अस्थिरता के बढ़ने की आशंका जो है, उस पे गहरी क्योंकि वहाँ पे एक राजनीतिक वैक्यूम हो गया ना, तो वैक्यूम हो जाने के कारण हालाँकि वहाँ पे अभी नए राष्ट्राध्यक्ष एक कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष की बात की गई है अभी लेकिन एक वैक्यूम है और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है, जताई जा रही है, तो इसी पे चिंता जताई गई है। तो इस
इसके हम लोग देख सकते हैं, शायद ये मैप ठीक नहीं हो, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि वेनेजुएला की इस पार जो कोलंबिया है और ये कैरेबियन सी है यहाँ पे और ये गिनी और ये सारा जो है ना फ्रेंच गिनी वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र और ब्राज़ील यहाँ पे नीचे है इसके, ठीक? और इक्वाडोर यहाँ पे, इस तरह से। तो यही है कि दक्षिण अमेरिका में क्या पूर्व में गियाना, दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुयाना की सीमाएँ माउंट रोराइमा पर मिलती हैं और उत्तर में कैरिबियन सी। कुछ इसकी भौगोलिक विशेषताएँ भी देख लेते हैं। भौगोलिक विशेषताएँ में क्या जो प्रमुख नदियाँ हैं, घास के मैदान, लानोस और कैंपोस हमने सुना है घास के मैदान, जो दक्षिण अमेरिका में है जिसमें लानोस यहीं है। उसके बाद नदियाँ जो हैं प्रमुख ओरिनोको नदी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। रियो नेग्रो, लेक माराकाइबो जो झील है, काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, तेल के निक्षेप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम के लिए। स्थलाकृतियाँ ज़ाहिर-सी बात है एंडीज़ पर्वत, मराकाइबो निम्न भूमि, ग्याना उच्च भूमि। संसाधन वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल निक्षेप, अधिकांश भारी तेल निक्षेप फाजा, पेट्रोलिफेरा डेल ओरिनोको में स्थित है। फाजा या ओरिनोको ऑयल बेल्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो वेनेजुएला है, काफ़ी संसाधन से भी संपन्न क्षेत्र है। शायद इसीलिए जो है शायद क्या महत्वपूर्ण रूप से बोला भी जा रहा है कि संसाधनों का होना और संसाधनों पे कब्जा जो है भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शायद ये कार्रवाई अमेरिका के कार्रवाई के पीछे ये भी महत्वपूर्ण कारण है। तो चलिए हम लोग आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को। आप लोगों ने जो देखा उसे रिवीजन करते रहिए, उस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए और अपने करंट अफेयर की तैयारी में आगे बढ़ते रहिए क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा नज़दीक है। बार-बार रिवीजन करिए, इससे आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।